हेलो स्टूडेंट, करियर अड्डा 1 to 1 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन रखा गया है, जिसमें आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। इस प्रैक्टिस सेशन में इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला का सर्वसम्मानित से स्त्री रत्न घोषित किया गया? स्त्री रत्न घोषित किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है आम्रपाली, दूसरा है गौतमी प्रजापति गौतमी, तीसरा मायादेवी, चौथा यशोधरा। तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और इनकी मौसी का नाम गौतमी देवी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी देवी था। आम्रपाली वैशाली राज्य की नगर वधू थी। ठीक है, आम्रपाली वैशाली राज्य की नगर वधू थी। ये पारंगत नृत्यांगना थी। ठीक है, इसको ही स्त्री रत्न घोषित किया गया था। ठीक है, नगर वधू के रूप में वहाँ उस गणराज्य ने आम्रपाली की सुंदरता को देखते हुए और उसके गुणों को देखते हुए वहाँ की नगर वधू घोषित की या स्त्री रत्न घोषित किया। आम्रपाली गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर इसने राजपाट द्वारा दिए गए सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और ये बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। ठीक है, तो आम्रपाली को स्त्री रत्न दिया गया। प्रजापति गौतमी मौसी थी, माया देवी उनकी माँ थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई हैं। 4 संगति हुई हैं। पहली संगति राजगृह में अजातशत्रु के काल में हुई है। ठीक है, दूसरी संगति काला अशोक के टाइम में वैशाली में हुई है। तीसरी संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी संगति कनिष्क के समय में कुंडलग्राम में हुई है। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में बौद्ध संगति नहीं हुई है, बौद्ध महासम्मेलन हुआ है, जो ये सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। इसी 6वीं महासम्मेलन में वेनसांग ने भाग लिया था। ठीक है, इसी 6वीं महाबौद्ध सम्मेलन में वेनसांग ने भाग लिया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, देवराय कृष्ण ने किस नगर की स्थापना की है? ठीक है, देवराय कृष्ण ने किस नगर की स्थापना की? हम सभी जानते हैं कि देवराय कृष्ण दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, राजा है। ठीक है, तो उसने किस नगर की स्थापना की? वारंगल की नहीं की है।
उदयगिरी की नहीं की है, चंद्रगिरी की नहीं की, नागलपुर की है। ठीक है, ये किस राजवंश से रिलेटेड है? ये तुलु वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये अपने राजवंश का तीसरा शक्तिशाली राज शासक है। इसके उत्तराधिकारी अच्युत राय है। अच्युत देव राय है, अच्युत देव राय है। ठीक है, इस कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है। इसने कई अन्य उपाधियां भी धारण की हैं, आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को कला, संस्कृति, इन सभी में बहुत रुचि थी और इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, जिसमें से तेनालीराम तेमन्ना, ये कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्होंने भी कई सारी पुस्तकों की रचना की है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अमुक्तमाल्य, अमुक्तमाल्यदा। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित पुस्तक है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक है अमुक्तमाल्यदा, अमुक्तमाल्यदा। ठीक है, इसने कृष्णदेव राय ने विठला स्वामी का मंदिर की स्थापना की थी और ये संगीत में भी बहुत रुचि रखता था, तो संगीत से रिलेटेड एक हजारा मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें 1000 स्तंभ बनाए गए थे, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वहाँ पे म्यूजिक अच्छे, म्यूजिक का, अगर आप कोई भी म्यूजिक के वहाँ वाद्य यंत्र बजाते हैं, इस तरह से किया गया था कि उसमें बहुत सारे म्यूजिक की सुनाई दे सकता है। बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था हजारा मंदिर को। ठीक है, इसके कृष्णदेव राय के समय ही कई सारे पुर्तगाली यात्री आए थे, पुर्तगाली यात्री आए थे, जैसे बारबोसा, डोमिंगो पायस। ठीक है, बारबोसा, डोमिंगो पायस जैसे पुर्तगाली इसके समय में आए थे यहाँ, और ये पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर राज्य की भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का स्वराज्य वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था? तो किसके द्वारा, किस संधि के द्वारा हो गया था? पूना संधि, वासीन की संधि, पुरंदर की संधि या सूरत की संधि? किसकी संधि के द्वारा हो गया था? किसकी संधि के द्वारा हो गया था? पुरंदर की संधि के द्वारा हो गया था, या पूना की संधि, वासीन की संधि या सूरत की संधि? सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 में हुई थी। ठीक है, सूरत की संधि के बाद, सूरत की संधि के बाद आंशिक रूप से अंग्रेजों को भरूच तथा सालसेट का राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था, लेकिन जब पुरंदर की संधि हुई 1776 में, तब उन्हें पूर्ण रूप से सालसेट और भरूच का स्वराज्य या वहां का राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और इन्होंने राघवा जो पेशवा था उसको पेशवा मानने से इनकार कर दिया था। पुरंदर की संधि इससे पहले एक बार और हो चुकी है, वो भी मराठों और मुगलों के बीच हुई थी, मुगलों के बीच हुई थी। ये संधि में मुगल की ओर से जयसिंह था और मराठे की तरफ से शिवाजी थे। ठीक है, इस संधि में शिवाजी को 1 लाख हूण और अपने 23 किलो को मुगल
शासक को देना पड़ा था, या जय सिंह से संधि जब की थी तो मुगलों को देना पड़ा था। इसके बाद जय सिंह शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को लेकर दिल्ली आए, लेकर मुगल साम्राज्य के सामने दिल्ली लेकर आए थे और औरंगजेब के सामने पेश किया था। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 का मनसब दिया था, जिससे शिवाजी नाखुश थे और उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी। इस तत्पश्चात औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम पता चलता है कि पुरंदर की संधि 2 बार हुई थी। पहली संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी, जिसमें शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। दूसरी संधि पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, यानी दोनों ही संधि पुरंदर की संधि मराठाओं से रिलेटेड है। पहली बार में मुगल साम्राज्य था, दूसरी बार में ब्रिटिशर्स थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? हम सभी जानते हैं जयसिंह औरंगजेब के समय में था, इसीलिए पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ की थी, मराठाओं के साथ। ठीक है, तो औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी जयसिंह को। सवाई का मतलब होता है एक से अधिक, जो सवा गुण वाला हो। ठीक है, सवा गुण वाला हो। ठीक, जयसिंह द्वितीय सवाई ये कला, संस्कृति, गणित, खगोल विज्ञान में बहुत रुचि रखता था। इसी ने ही पिंक सिटी जयपुर की स्थापना की थी। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर की स्थापना की थी। इसी ने 5 वेधशाला बनवाई है, वेधशाला, जो खगोल विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। वेधशाला पहली है जयपुर में, दूसरी है दिल्ली में, तीसरी है मथुरा में, चौथी है उज्जैन में और 5वीं है वाराणसी काशी में। ठीक है, तो भारत में 5 वेधशालाएं हैं, जो कि पहली है जयपुर में, दूसरी है मथुरा में, तीसरी है काशी में, चौथी है दिल्ली में, 5वीं है उज्जैन में। इस तरह से 5 वेधशालाएं हैं, सवाई राजा जयसिंह ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, सेकेंड है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, थर्ड है लॉर्ड एलनबरो ने, फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने किया था बताइए? सभी लोग बताइए, किसने किया था? सिंध का विलय। सिंध का विलय, सिंध कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के घर का एरिया सिंध पड़ता है। इसका विलय भारत में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात हुआ था। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल एलनबरो था। ठीक है, एलनबरो, तो ये संधि भी एलनबरो के समय हुई थी। एलनबरो ने ही रविवार यानी संडे की छुट्टी ऐलान किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने क्या किया था? हरित नीति अपनाई थी उसने। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। तो पहली सूची में क्या दिए हुए हैं? युद्ध दिए हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। इसके ये युद्ध किस संधि के पश्चात रुका या इसके परिणाम क्या हुए? और दूसरी सूची में पेरिस की संधि, मद्रास की संधि, थर्ड में है मद्रास एवं पांडुचेरी की संधि, एक्सला सलेपा की संधि। ठीक है, तो इन युद्धों को हमको मैचिंग करना है, इस युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई। तो प्रथम है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम है
प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि किसके युद्ध के पश्चात किसकी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद किसकी संधि हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद किसकी संधि हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किसकी हुई थी? द्वितीय कर्नाटक मद्रास एंड पांडिचेरी। प्रथम कर्नाटक मद्रास की, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी मद्रास एंड पांडिचेरी की, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी पेरिस की संधि, और प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सप्ला सालेपा की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सलेपा की संधि से हुआ था, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से हुआ था, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध किसकी संधि से हुआ था? मद्रास की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास एवं पांडुचेरी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सत्रह सौ चौवन तक, और ये तीसरा हुआ था 1754 से 1763 तक, और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक, और इस संधि का परिणाम क्या था? एक्सला सालेपा की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1754 से 1763 तक। इसकी संधि का, ये किस संधि का परिणाम थी? मद्रास एवं पांडुचेरी की संधि। और लास्ट में है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से अंत हुआ था, और कब हुआ था? 67 से 69 तक, 1767 से 79 तक। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो सी आर नेहरू और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित पार्टी का क्या नाम था? हम सभी जानते हैं कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, पहली परिवर्तनवादी, दूसरा अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे, अपरिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचार्य, ये सभी थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग परिवर्तनवादी में थे, तो इनकी विचारधारा अलग थी। ये चाहते थे कि ब्रिटिश कांग्रेस का ब्रिटिश विधायिका में या ब्रिटिश सरकार में विधायिका में हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर हम ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम वहाँ अपनी सदस्यता ग्रहण करके वहाँ जाके मेंबरशिप लेके विधायिका में ब्रिटिश का विरोध तो कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे सी आर दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है?
कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? किस समझौते से हुआ था? मैकडोनाल्ड अवार्ड के पूना पैक्ट से हुआ था, वेवल योजना से हुआ था, या माउंटबेटन योजना से हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कम्युनल अवार्ड क्या था। ये इसमें भीमराव अंबेडकर ने हरिजन के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि हरिजन हिंदू ही हैं, इनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, इनको हिंदू संप्रदाय के अंदर सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। तो इन्होंने महात्मा गांधी ने अंबेडकर का विरोध किया था। यह विरोध यरवदा जेल से की गई थी और उन्होंने भूख हड़ताल की थी। गांधी जी के ना मानने पे अंबेडकर ने गांधी जी की शर्तों को मान लिया था और हरिजन की बढ़ी हुई सीटों पे ये समझौता हो गया था। तो इस समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, इस समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1959 में, 1969 में, 1911 में। तो हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था 1907 के अधिवेशन में। पुनः 1916 के अधिवेशन में इन दोनों दलों का संगठन हुआ और यह 1916 का अधिवेशन हुआ। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मंजूमदार ने की थी। ठीक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। इन्होंने ही दोनों पार्टी को संगठित किया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल से थे और एनी बेसेंट को नरम दल का नेतृत्व किया था। इन दोनों व्यक्तियों ने दोनों लोगों से बात की और फिर से पुनः 1916 में अधिवेशन किया गया, जिसमें दोनों विचारधाराओं का इस सम्मेलन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इक्तदारी व्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, या सैन्य संगठन है, या उपरोक्त सभी? हम सभी जानते हैं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब गोखरा और बदायूं का विद्रोह इल्तुतमिश ने दबा दिया था, उसके बाद गोरी की रिकमेंड पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम की दास्ता से मुक्त कर दिया था। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश उस गद्दी का, दिल्ली सल्तनत की गद्दी का दावेदार हुआ। तत्पश्चात उसने दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद इक्ता प्रणाली स्थापित की, जो कि प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड थी। मुद्रा प्रणाली स्थापित की, उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी के और तांबे के। ठीक है, इसके बाद उसने सैन्य संगठन किया, इसने 40 गुलामों का संगठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगमी कहते हैं। इस तरह से तीनों ऑप्शन सही होते हैं, तो उपरोक्त सभी पर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्जानामा, अकबरनामा, या सकीनत उल औलिया के नाम से? तो हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, महाभारत का अनुवाद रज्जानामा के नाम से जाना जाता है, जिसको युद्ध की पुस्तक कहते हैं।
ठीक है। रज्जानामा यानी महाभारत का जो अनुवाद किया गया था उसमें कई सारे लोग शामिल थे, जिसमें बदायूनी, नकीब खां जैसे लोगों ने महाभारत का अनुवाद किया था। इसी तरह एक पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र, ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया था? ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इसका अनुवाद किसने किया था, फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आप लोग आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? सोम देवता से, सावित्री से, इंद्र से या अग्नि से? सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, सावित्री ऋग मंडल के 3रे मंडल में, इंद्र ऋग्वैदिक टाइम में या ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रसिद्ध देवता है जिसका उल्लेख कई बार आया है। द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री से है। इस मंत्र का विश्वामित्र ने संकलन किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बौद्ध गाथाओं में मैथोलॉजी में यानी कि मैथोलॉजी में हाथी का प्रतीक है, तो हाथी का प्रतीक गौतम बुद्ध से किस चीज से रिलेटेड है? इनका पहला ऑप्शन है निभ निष्करण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या बुद्ध का जन्म। या बुद्ध का जन्म हुआ था, जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी तब उसका प्रतीक क्या हुआ, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या हुआ, ये सभी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हाथी का प्रतीक उनके जन्म से है, उनके जन्म से है, ठीक है। जब माया देवी सो रही थी तो उनके स्वप्न आया, ऋषि ने पहले ऋषि ने भविष्यवाणी की थी और उसके बाद उनको स्वप्न आया। स्वप्न आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि हाथी आता है, कमल लेकर आता है और उनके गोद में डाल देता है। तो हाथी इस चीज का प्रतीक है कि महादेवी जब गर्भ धारण करती हैं तो हाथी गौतम बुद्ध के माया देवी के गर्भ धारण का प्रतीक है। कमल भी उन्हीं के जन्म से रिलेटेड है। अश्व जब वे गृह त्याग कर रहे थे, अश्व गृह त्याग से रिलेटेड है, ठीक है। सिंह उनके पराक्रम यानी कि उन्होंने गृह त्याग किया और इसके बाद चारों तरफ अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में मराठों की एक सेना औपचारिक संचालन किसके द्वारा किया गया था? हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में पानीपत का युद्ध बहुत ही विशेष रहा है। पानीपत के युद्ध ने भारत की इतिहास की दशा और दिशा दोनों ही बदलने की कोशिश की है। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित की थी। दूसरा पानीपत का युद्ध भी मुगल साम्राज्य के शासक अकबर द्वारा हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। अकबर की सेना द्वारा या अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति ने हेमू की आंख में निशाना लगाया और हेमू घायल हो गया और वो मर गया। अगर हेमू शायद उस युद्ध को जीत जाता तो भारत की इतिहास की दशा और दिशा भी बदल जाती। तृतीय युद्ध भी मराठों के बीच हुआ था। तो इस मराठा युद्ध में संचालन किसने किया था? उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। उसका पुत्र विश्वासराव इस पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जो कि औपचारिक रूप से नहीं था। मुख्य रूप से इस युद्ध का संचालन उसके चाचा विश्वासराव के चाचा सदाशिव भाऊ कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर सदाशिव भाव सही होता है। उस समय के प्रत्यक्ष साक्षीकार काशीनाथ थे।
काशीनाथ थे, जो इस युद्ध को प्रत्यक्ष उन्होंने देखा था। और इन्होंने व्याख्या की है, अपनी पुस्तक में व्याख्या की है और कहा है कि अगर सदाशिव भाऊ ने मराठों का पक्ष लेते हुए, निष्पक्ष ना होते हुए इस युद्ध को लड़ता तो मराठाओं की शायद जीत होती। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार लिखिए। कालक्रम के अकॉर्डिंग, मार्लेमिंटो सुधार, क्रिप्शन मिशन, कैबिनेट मिशन, मॉन्टेस्क्यू सुधार। ठीक है, कालक्रम के अनुसार बताना है। तो मार्लेमिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। मॉन्टेस्क्यू सुधार 1919 में, क्रिप्स सुधार 1942 में और कैबिनेट मिशन 1942 में। मार्लेमिंटो 1909 में, ये 1919 में, 1942 में, 1946 में। इस अकॉर्डिंग से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी सही होता है कालक्रम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? संस्था तथा संस्थापकों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? पहला क्या है? थोसोफिकल सोसाइटी, दूसरा गदर पार्टी, तीसरा होम रूल लीग और चौथा है इंडियन एसोसिएशन। तो एलिवेशन रिलेटेड है, गदर पार्टी लाला हरदयाल से, ये भी रिलेटेड है। होम रूल दो थी, पहली मद्रास में थी जिसमें एनिवेशन थी, उसका नेतृत्व कर रही थी पूना वाले का बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। लास्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये पहले आईएएस अधिकारी भी माने जाते हैं। बनर्जी ने की थी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होता है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू जेम्स वॉर्ड की रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये किसका आधार बनी थी? मॉन्टेस्क्यू 1919 का आधार बनी थी। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया गया था? भारत के सचिव, जो भारत का सचिव होगा उसके अधिकारों की कटौती की गई है। ठीक है, उसमें ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा, 1919 का आधार बनी। इसमें भारत के सचिव का जो अधिकार थे उनकी कटौती की गई है और इनका वेतन भत्ता ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा था। ये किसके द्वारा किया गया था? कार्वे समिति के सुझाव पर। ठीक है, जो भारत का सचिव होगा, इसमें कार्वे ने बताया तो जो भारत का सचिव होगा वो ब्रिटिश का नेतृत्व करेगा और उसका राजस्व, जो उसको वेतन मिलेगा वो ब्रिटिश राजस्व मिलेगा। तो पहले 1920 में भारत के पहले सचिव विलियम म्योर थे। विलियम म्योर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन का वाल्कन प्लान का उपज था। किसका उपज था? या उपज था मतलब किसके दिमाग की उपज थी? ये डब्ल्यू वर्चिल के मस्तिष्क की, एमएन के जिन्ना की मस्तिष्क की, या लॉर्ड माउंटेनबेटन की मस्तिष्क की, वीपी मेनन की? किससे मस्तिष्क की थी? वाल्कन प्लान हम लोग जानते हैं माउंटबेटन की थी, जिसे भारत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे 3 जून के नाम से भी जाना जाता है। वाल्कन प्लान को
3 जून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इस प्लान में बताया गया था, इस प्लान में भारत और इस प्लान में ये बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद देसी रियासत किसी भी देश के साथ जा सकती है, चाहे वो भारत के साथ जा सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं। और इसी प्लान में एक और भी चीज बताई गई थी कि भारत या पाकिस्तान या किसी और देसी रियासतों को राष्ट्रमंडल में शामिल अपनी इच्छा के अनुसार भी शामिल हो सकती हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? लॉर्ड माउंटेनबेटन की मस्तिष्क की उपज थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या राजेंद्र सिंह? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारत में अस्त्रता व्यस्तता फैली हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय से लेके 1940 से लेके 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आजाद अबुल कलाम थे। आजाद अबुल कलाम थे। ठीक है, एक वर्ष ऐसा भी है जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, यह है 1930 का। ठीक है, तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप आज की क्लास में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिले होंगे जो कि आपके एग्जाम के आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के क्वेश्चन की जो भी प्रैक्टिस आपने की उनके आप नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम के टाइम के रिवीजन में आपकी हेल्प रहेगी। और क्लास को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अपने जो भी सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।